हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नाथ। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा और जैसा तुम्हें अभी मेरी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो जेई जर्नी का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा परेशानी होता है, बैकलॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में ये बोतल तो नहीं दिख रही गंदी चलो बहरहाल आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में थोड़ा सा ना मैंने पर्सनली अपना ऐसे वक्त लगाया, क्योंकि तुम देखोगे वीडियो में सब हैंड रिटन है सारी चीज़ें, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स और वो मैं खुद लिख कर, तो मेरी राइटिंग को थोड़ा तुम लोग एक्सक्यूज करोगे। बट जो इस तरीके की वीडियोस होती है ना, जो मैं बहुत थॉटफुल हूँ, बाकी वीडियोस में भी मैं रिसर्च क्या करता हूँ कि टाइपिंग हो गई, एक प्लानिंग हो गई, वो सब हो गया। ये वीडियोस जो है, इसमें मैं कुछ भी नहीं, एक क्लीन स्लेट लेके जो सारी अपनी लर्निंग्स है उनको बस ऐसे इसी स्टाइलस से उतारता हूँ, और ये मुझे लगता है कि अलग लेवल पे तुम्हें हेल्प कर सकती है। बट हाँ, इसका एक ट्रेड ऑफ ये है कि तुम्हें मेरी खराब राइटिंग को एक्सक्यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकलॉग्स की आज अपन बात करेंगे, और सबसे पहले वीडियो शुरू करते हुए अपन क्लैरिटी में तुम्हें एक देना चाहता हूँ कि बैकलॉग होता क्या है। तुम लोगों को ना एक बहुत मेजर डिफरेंस बताने की नीड है मुझे। दो चीज़ें होती है, एक होता है किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस, और फिर होता है किसी टॉपिक में बैकलॉग। कई बार बच्चा अब किसी पर्टिकुलर टॉपिक की कमी में कॉन्फिडेंस की कमी को बैकलॉग समझ बैठता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने अगर कोई चैप्टर कर लिया, तुम्हें वो मुश्किल लगा, डिफिकल्ट लगा, तो वो बैकलॉग नहीं है। उसका मतलब ये है कि तुम्हें बस उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा उसमें। और एक पैरामीटर तो मैंने लेकर आया, ये था कि तुम्हारी जेई प्रेप में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या चैप्टर के लिए ना चार स्टेप का मेथोडोलॉजी फॉलो होती है। पहला तुम उसका लेक्चर देखोगे, लेक्चर जो थ्योरी वगैरह होगा, उसके बाद तुम जाओगे वहां से प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस के बाद तुम करोगे उसका रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद दोगे टेस्ट। कॉन्फिडेंस के साथ लफड़ा ये है कि तुमने ये भी करा है, ये भी करा है, ये भी करा होगा, ये भी करा होगा, इस पॉइंट पे तुम्हारे थोड़े से कम नंबर आ गए होंगे टेस्ट में, और तुम्हारे उसके चक्कर में जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस नीचे चला गया है, और अब तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा बैकलॉग है। कुछ भी नहीं है, वो बैकलॉग है ही नहीं, उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे, और उसको तुम्हें भी उसका स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। उसके लिए सबसे पहले जाके उसको बैकलॉग रिमूवल से भी पहले कुछ नहीं है, प्रैक्टिस उसकी थोड़ी सी और कर लो, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व जो है वो थोड़े से बढ़ा लो, और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो मुश्किल है, रोटेशन सबको मुश्किल लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोटेशन का बैकलॉग है, नहीं, तुमने 4 स्टेप जो लिखे हैं डिलीजेंटली रोटेशन के लिए फॉलो करे, वो बैकलॉग नहीं है तुम्हारा। बैकलॉग कॉन्फिडेंस की कमी है वो तुम्हारा, बस उसमें थोड़ी प्रैक्टिस और करनी है और तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब कि बैकलॉग क्या है। तो मैंने ना आइडेंटिफाई ये करा कि बैकलॉग इन 3 स्टेप्स पे बनता है। ये जो चौथे स्टेप पे डिफॉल्ट हुआ, उसका मैंने तुम्हें बता दिया कि वो कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ नहीं है। बैकलॉग इन 3 मेजर स्टेप्स पे बनता है, या तो तुम यहाँ डिफॉल्ट करोगे, या तुम यहाँ डिफॉल्ट करोगे, या तुम यहाँ डिफॉल्ट करोगे, और तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा। अब सबसे पहले मैं स्टेप वाइज चलने से पहले मैं स्टेप 3 पे जाना चाहता हूँ, रिवीजन पे, और इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर तुमने रिवीजन लेवल पे डिफॉल्ट करा है तो ये सबसे ज़्यादा ईजिली सॉल्वेबल है, और इसको ASAP सबसे पहले तुम्हें रिमूव कर देना चाहिए। व्हाट आई मीन व्हेन आई से रिवीजन लेवल डिफॉल्ट, रिवीजन लेवल डिफॉल्ट से मेरा मतलब है कि तुमने एक चैप्टर के सारे लेक्चर वगैरह देख लिए, तुमने उसका स्टेप 1 लेक्चर का फॉलो कर लिया, तुमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन क्योंकि अब जेई का सिलेबस तो पूरे 2 साल एकदम पेस पे चलता रहता है, तुमने 1 महीना काइनेमैटिक्स पढ़ा था शुरुआत में, और 1 महीना बीच में वर्क पावर NLM निकल गया, और तुमने काइनेमैटिक्स को रिवाइज ही नहीं करा। अब वो रिवीजन ना करने के कारण जो तुम्हारा स्टेप 4 था टेस्ट वगैरह, वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट दे ही नहीं पाओगे तुम, और जो सारा थ्योरी पढ़ी थी, जो प्रैक्टिस करी थी स्टेप 1 और 2 में, वो भी तुम्हारा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने रिवीजन ढंग से नहीं करा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और ये सबसे मैं इजी क्यों कह रहा हूँ, कुछ नहीं है सॉल्यूशन, बस अपने नोट्स वगैरह उठाने हैं, अपने लेक्चर्स उठाने हैं, और फटाफट से उनको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब बात चली है क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन का एक बहुत प्यारा रिसोर्स मेरे पास है, जो मेरे बालक होंगे जो बहुत समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी समझ गए होंगे रिवीजन का नाम लेते ही। रिवीजन के साथ इस रिसोर्स को सिनोनिमस हो जाना चाहिए एट दिस पॉइंट। मैं बात कर रहा हूँ रैंचो रिवीजन के रीड, रिवाइज, रिपीट फ्लैश कार्ड्स के बारे में। सबसे पहली चीज, ये फ्लैश कार्ड्स जो है आज तक का सबसे बेहतरीन रिवीजन रिसोर्स, या जेई में सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज ओवरऑल में से मैंने देखा है। इसके 2-3 कारण, छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स हैं, हॉर्न बजा दिए छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स हैं, जिसमें इन्होंने जेई का 95% सिलेबस कवर कर दिया है। अब मैंने काइनेमैटिक्स का एग्जांपल लेके तुम्हें समझाया, तुमने कुछ नहीं है, तुम्हें लगा कि यार 1 महीने से काइनेमैटिक्स नहीं पढ़ा, या इसमें कौन सा चैप्टर है मेरे पास, सपोज थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा, तुमने थर्मोडायनामिक्स के ऐसे ये फ्लैश कार्ड्स उठाए क्विकली। इसमें तुम्हें ग्राफ्स के साथ साथ, डायग्राम्स के साथ साथ, इक्वेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, सारी चीजें दी हुई है।
10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट मैक्स अगर तेजी में पढ़ोगे, और उसमें तुम्हारा पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज हो जाएगा। और फिर तुम अपना आराम से स्टेप 4 जो कि प्रैक्टिस वाला या टेस्ट वाला है उस पर जा सकते हो, वापस प्रैक्टिस कर सकते हो जो मन में आए। तो जो तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो रहा था रिवीजन ना कर पाने के कारण वो हट जाएगा। दूसरा एक चीज होती है स्पेस रिपीटिशन। अगर तुमने कोई चीज अभी एक दिन पहले पढ़ी है, अगर तुम उसको एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ऐसे कुछ कुछ अंतरालों में बार बार रिवाइज करते जाते हो ना, तो तुम्हारे मन में बैठ जाती है। और ये फ्लैश कार्ड्स क्योंकि इतना कम वक्त लेते हैं रिवाइज करने के लिए, तो वो एक चीज ये एनेबल कर देते हैं कि तुम हाँ स्पेस रिपीटिशन करके आराम से बेहतरीन तरीके से अपनी सारी जो चीजें रिवाइज करो अपने मन में बैठा लो। इनके को फाउंडर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत मजेदार मुझे बात कही। जब उन्होंने ये बनाया तो उनका एजेंडा ये था कि ये फ्लैश कार्ड इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चा 99 बार अपने पेपर से पहले इसको रिवाइज कर ले जाए। और 99 बार अगर तुम कोई चीज रिवाइज कर ले जाते हो तो इस जन्म में तुम वो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो इनको तुम लोग जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी मदद से ही तुम ये रिवीजन लेवल डिफॉल्ट जो है इसको तुम्हें सबसे पहले निपटाना है। स्टेप 3 है ये, बट तुम्हारे बैकलॉग रिमूवल में सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि बस वही है यार, थोड़े से में निपटाया जा सकता है। ये उतनी बड़ी चीज है ही नहीं जितना तुम इसका हवा बना के बैठे हो। मेजर जो दिक्कत आती है वो स्टेप 1 और स्टेप 2 वाली है। स्टेप 3 को इसलिए पहले ही, सबसे पहले तुम्हें क्या निपटाना है अभी तक रिकैप में, सबसे पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस वाले निपटाने हैं, उसमें कुछ सवाल और लगा के, दूसरा फिर रिवीजन वाले, ठीक है। अब चलते हैं जो मेजर तगड़ा बैकलॉग फंसता है, जो कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में फंसता है तुम्हारा लेक्चर में और प्रैक्टिस में। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी लगा रखी है, कैटेगराइज एंड आइडेंटिफाई, ठीक है। तो मैं क्या करना है, अपने बैकलॉग से अगर डर लग रहा है ना, तो बैकलॉग को कैटेगरी में बांट लो। उसके लिए मैंने 4 कैटेगरीज आइडेंटिफाई करी है। इसलिए इस तरीके के वीडियोस में मुझे बहुत मजा आ जाता है। जो मैंने बहुत ही, ये वीडियो एकदम ऐसे हर चीज नंबरिंग, बुलेट्स, और उसके साथ कुछ कुछ कंटेंट आपका खुद का होता है जिसपे आपको गर्व हो जाए। तो हाँ, कैटेगरी क्या, सबसे पहली कैटेगरी है पार्शियल थ्योरी। तुमने कोई चैप्टर करा है, तुमने वो आधे से ज्यादा करा हुआ है, उसकी थ्योरी का इक्का दुक्का कोई टॉपिक रह गया है जो एक गले का कांटा बन के फंसा हुआ है, बस वो हट नहीं रहा है। अगर वो हट जाए तो बैकलॉग पूरा निपट जाए। दूसरी कैटेगरी क्या है कि तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर बचा हुआ है और वो चैप्टर एक हाई वेटेज चैप्टर है, उससे जेई मेंस और जेई एडवांस में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तुमने उस चैप्टर की थ्योरी करी हुई है लेकिन सिर्फ उस चैप्टर की प्रैक्टिस रहती है। प्रैक्टिस मतलब तुमने क्लास में लगाए हुए सवाल जो लेक्चर वगैरह के साथ थे वो लगाए हुए हैं, वो टीचर के साथ तुमने बैठ के सब अटेंड करा है, लेकिन अलग से जो प्रैक्टिस करनी होती है, जो डीबीपी सॉल्व करनी होती है, जो मॉड्यूल लगाना होता है, जो रेफरेंस बुक्स लगानी होती है, वो तुमने नहीं लगाया, पीवाईक्यूज वगैरह तुमने नहीं लगाए हैं। और चौथा, तुम्हारा पूरा चैप्टर बचा है बट वो एक लो वेटेज चैप्टर है। तो यही मोटे मोटे 4 सिनेरियोज मुझे समझ आया जो बनते दिखाई देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर पे बाद में आते हैं। पहले तो अब इनमें से क्या करना है, तो इनको भी प्रायोरिटी दे दो। तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी नंबर वाइज जाएगी, ये नंबर ही प्रायोरिटी का है। सबसे पहले तुम्हें पार्शियल थ्योरी वालों को निपटाना है। क्यों? क्योंकि वो बस एक छोटा सा कांटा फंसा हुआ है, एक मेंटली तुम्हारे दिमाग में डरा है कि यार पूरा चैप्टर, बट वो पूरा चैप्टर है नहीं। काइनेमैटिक्स में अगर सिर्फ तुम्हारा प्रोजेक्टाइल भी बच रहा हो तो तुम देखोगे, तुम हमेशा यही बोलोगे यार काइनेमैटिक्स का बैकलॉग है, काइनेमैटिक्स का बैकलॉग है। तो छोटा सा जो प्रोजेक्टाइल फंसा हुआ है उसको फटाफट से निकाला जा सकता है, तो अपने को उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी पे अपने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, जैसे कि तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, अगर ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर बच्चे समझेंगे, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से बहुत सवाल आते हैं, वर्क पावर एनर्जी से बहुत सवाल आते हैं, और जो इंटरकनेक्टिंग है, जैसे अगर 12वीं में वर्क पावर एनर्जी का बहुत यूज है और 11वीं में उसका बैकलॉग है तुम्हारा, तो उस तरीके के चैप्टर्स को अपन को दूसरी प्रायोरिटी में निपटाना है क्विकली, ठीक है। तीसरा, ओनली तुम्हारी प्रैक्टिस रहती है, तो अब सीधी सी बात है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है। तीसरी प्रायोरिटी में तुम वो चैप्टर्स की प्रैक्टिस निपटाओगे क्विकली, और प्रैक्टिस में भी मैं तुम्हें कहूंगा कि इस समय पीवाईक्यूज पे ज्यादा खासा ध्यान दो। 3 साल के अगर तुमने मेंस के पीवाईक्यूज लगा लिए और 5 साल के एडवांस के पीवाईक्यूज लगा लिए तो दैट इज मोर देन इनफ। इतने में तुम्हारा काम किसी भी चैप्टर के लिए बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये कंप्लीट चैप्टर जिसमें लो वेटेज है, ये तुम अपने ना साइमल्टेनियसली भी चला सकते हो, मतलब कि बाद में कभी जब 12वीं के साथ अगर टाइम मिला करते करते धीमे धीमे तो हो जाएगा, बट पहले इन तीनों को निपटा लेना, इन तीनों को प्रायोरिटाइज करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगली जो स्ट्रैटेजी है। ये मैंने तुम्हें बैकलॉग वगैरह आइडेंटिफाई करवा दी, कैटेगराइज करवा दिया, लेकिन बैकलॉग रिमूवल में एक बहुत मेजर चीज रहती है कि बैकलॉग रिमूवल के चक्कर में तुम नया बैकलॉग मेक ना कर लो या बना ना लो। बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये गलती करी थी कि मेरा जब 12वीं शुरू हुई थी, मेरा 11वीं का काफी बैकलॉग बन गया था, और वो 11वीं के बैकलॉग के करते के चक्कर में मैंने 12वीं के कुछ लेक्चर ही छोड़ दिए। तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुम पिछला बैकलॉग हटाने के साथ साथ नया बैकलॉग बनाते जा रहे हो, तो वो कोई पॉइंट ही नहीं निकला। इसलिए बैकलॉग रिमूवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम अपना करंट सिलेबस और जो तुम्हारा बैकलॉग है उसको साथ साथ लेके चलो, और उसी के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रखी है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी, जो मैंने अपने लिए लगाई थी। बहुत ही सिंपल है। तुम्हें अपने 100% टाइम को, सपोज करो अगर ये तुम्हारा 10 आवर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो ये तुम्हारे 6 घंटे बने, ये तुम्हारे 3 घंटे बने, और ये तुम्हारा 1 घंटा बना, और ये तुम अपने लेवल ऑफ बैकलॉग, अपने अमाउंट ऑफ बैकलॉग के हिसाब से वेरी करवा सकते हो, ठीक है।
तो सबसे पहले 60% टाइम में तुम्हें अपना करंट सिलेबस लेके चलना है, प्लस इस करंट सिलेबस की प्रैक्टिस लेके चलनी है और होमवर्क वगैरह या क्लासेस वगैरह लेके चलनी है, ठीक है। इसमें तुम्हारा सारा जो करंट मामला है वो चलेगा। 30% टाइम तुम्हें देना है अपने बैकलॉग रिमूवल को और बैकलॉग की प्रैक्टिस, जो जैसे 3 वाला बताया ना मैंने, वो 3 जो स्टेप 3 पे अपने को सिर्फ प्रैक्टिस जिस चैप्टर की नहीं करी है वो सारी चीज़ें। और 10% टाइम तुम्हारा ये जो 60% है, इसके किसी भी तरीके का रिवीजन अगर रह गया है, कोई टॉपिक में डाउट वगैरह रह गया है, इस टाइप की चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली तुम देखोगे यही कहीं ना कहीं बैकलॉग बना रहे होते हैं, तो ये नया बैकलॉग ना बन जाए, इसलिए इस 3 तरीके के मैं बांट के अपने साथ साथ में बैकलॉग रिमूवल को और करंट सिलेबस को चला सकते हैं। अब इसमें वेरिएशन क्या आ सकता है कि किसी बच्चे का अगर बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो 10% में से 5% टाइम काट के इस सेगमेंट को दे सकता है। किसी का कम बैकलॉग है तो इस 30% को सिर्फ 15% कम कर सकता है और 15% बाकी का करंट को दे सकता है, करंट की बेहतर प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो तुम वेरी कर सकते हो। ये एक मैंने आइडियल केस ले दिया है जो सभी के लिए कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जो मैंने खुद ऐसे कल रात को बैठ के पूरा इसको डिवाइस किया। तो मैं आशा करता हूँ कुछ इससे, मतलब आशा क्या, इस बार तो मैं गारंटी कर सकता हूँ अगर इसको फॉलो कर लिया एकदम स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ तुम्हें किस स्टेप पे क्या करना है ये मैंने बता दिया, तो इसको फॉलो कर लिया तो मेरे हिसाब से तुम्हारा बैकलॉग बहुत जल्दी क्विकली निपट जाएगा और तुम और स्टेप्स में निपटा रहे होगे कि रोज 30% करके निपटा रहे हो, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और साथ में तुम्हारा करंट सिलेबस भी एट पेस रहेगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में या उसमें ड्रॉप कर सकते हो। और आजकल अपन ने शुरू किया है थोड़ा लाइव आना, है ना, और लाइव में और कमेंट्स का, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे हो गए थे, जैसे जैसे इंशाल्लाह चैनल ग्रो कर रहा है, कमेंट्स बहुत सारे आते जा रहे हैं। तो मेंबरशिप्स अपन ने लॉन्च करी है, 29 रुपीज़ है जेई नर्ड्स का वो, जिसमें अपन लाइव स्ट्रीम्स जो है, जो कुछ मेंबर्स ओनली या चैट मेंबर्स ओनली करते हैं, तो उसके लिए अपन लाइव स्ट्रीम रखते हैं। तो अगर तुम लोग वो ज्वाइन करना चाहो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो या कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला हुआ है, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।